गांव में एक ठेकेदार था जो कि रोड बनाने का काम किया करता था। ठेकेदार बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। वो रोड बनाने के लिए आए सरकारी पैसे में से आधे से ज्यादा पैसे खुद खा लेता था और कम पैसे में रोड बनाता था, जिससे रोड कच्ची बनती थी और जल्दी ही टूट जाती थी। एक बार ठेकेदार को बुद्धि नामक गांव में रोड बनाने का काम मिला। बुद्धि गांव के लोग बहुत ही बुद्धिमान और चालाक थे। भाइयों, मैं आपके गांव में सड़क बनाने के लिए आया हूँ। ये एक सरकारी योजना है, इसलिए मुझे आप सभी गांव वालों का सहयोग चाहिए। अच्छा, तो आप हैं ठेकेदार साहब जो हमारे गांव में सड़क बनाने आए हैं? हाँ, मैं ही हूँ ठेकेदार और मैं 1 महीने में ही आपके गांव में रोड बनवा दूंगा। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। 1 महीने में ही रोड बनकर तैयार हो जाएगी, क्या बात है। हाँ, और तब आप लोग आसानी से शहर आ जा सकते हो। अरे ठेकेदार साहब, 1 महीने में रोड कैसे बन सकती है? इस काम में तो बहुत वक्त लगता है ना। हाँ, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये मेरा काम है, मैं खुद देख लूंगा। बस आप लोग मुझे अपना पूरा सहयोग दें। हाँ, क्यों नहीं, हम सभी लोग आपके साथ हैं। आप जितनी जल्दी हो सके हमारे गांव को शहर से जोड़ दीजिए। इसीलिए तो आया हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कल सुबह से काम शुरू करना है। जी नमस्ते। ठेकेदार यहाँ से चला जाता है। ठेकेदार के जाने के बाद गांव वाले आपस में बात करते हैं। अरे मुझे तो ये ठेकेदार सही नहीं लगता। ऐसा क्या कर दिया इसने? अरे वो कह रहा था कि 1 महीने में रोड बनवा दूंगा। इसमें बुरा क्या है? बुरा तो कुछ नहीं है, पर क्या 1 महीने में भी कोई रोड बनती है भला? उन लोगों के पास मशीनें होंगी, तो क्या पता काम जल्दी हो जाए। ठीक है, देखते हैं, बनाने दो। हाँ, हम भी तो यही हैं। कुछ गड़बड़ होगी तो हम जरूर आवाज उठाएंगे। हाँ ठीक है, देखते हैं। अगले दिन से ठेकेदार ने रोड बनाने का काम शुरू कर दिया। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे कि उनके गांव में सड़क बनने वाली थी। अरे वाह, अब तो हमें शहर जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले तो शहर से सामान पीठ पर लाद कर लाना पड़ता था, अब तो गाड़ी में ले आएंगे। चलो देखते हैं मियाँ, रोड का काम कैसा चल रहा है। गांव के लोग मशीनों के आसपास रोड का काम देखने के लिए जमा हो गए। मशीन जल्दी जल्दी रोड बना रही थी, पर तभी अचानक सामने एक चट्टान लग जाती है। अरे ये क्या हो गया? साहब, सामने चट्टान आ गई है, रोड काटने में परेशानी हो रही है। तो अपनी दाईं तरफ से काटो। साहब, बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ से रोड ले जाएंगे तो बहुत सारे पेड़ कट जाएंगे। अरे हमको इससे क्या मतलब, हमें तो रोड बनानी है ना। जितना जल्दी हो सके काम खत्म करो, नहीं तो सारे पैसे इसी में लग जाएंगे। हाँ ठीक है साहब, मैं जंगल के बीचों बीच से रोड ले जाता हूँ। अब रोड काटने का काम जंगल के बीचों बीच से होने लगा, जिससे भारी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे थे। इतने ज्यादा पेड़ कटने की वजह से गांव वाले ठेकेदार के पास आए। ठेकेदार साहब, इस तरह तो आप इस जंगल को खत्म ही कर देंगे। अरे तो क्या करूं? आपको रोड चाहिए कि नहीं? रोड तो चाहिए, पर इस तरह जंगल काट कर नहीं। आप साइड में से रोड बनाइए ना। अरे वहाँ चट्टान लग गई है, जिससे रोड बनाने में बहुत समय लग जाएगा। हमें जल्दी नहीं, आप आराम से काम कीजिए, पर जंगलों को नुकसान मत पहुंचाइए। अरे आपको जल्दी नहीं है, पर मुझे तो है ना। और वैसे भी जितने ज्यादा दिन लगेंगे मेरा उतना ही पैसा बर्बाद हो जाएगा। पर ये तो सरकारी पैसा है ना। हाँ, पैसा तो सरकारी है, लेकिन कुछ पैसा मेरी जेब में भी तो आना चाहिए कि नहीं? ठेकेदार ने जंगल के बीचों बीच रोड बनाई, जिससे बहुत सारे पेड़ काटे गए। जब रोड पक्की करने की बारी आई तो ठेकेदार मसाले में भी घोटाला करने लगा। वो रोड पक्की करने के लिए बालू और सीमेंट की जगह मिट्टी का प्रयोग करने लगा। ये देखकर गांव वालों ने उसका विरोध किया। अरे भाई साहब, ये बालू और सीमेंट की जगह आप मिट्टी को डाल रहे हैं। अरे इससे तो रोड जल्दी टूट जाएगी। अरे रोड मुझे बनानी है, आपको मुझे अपना काम करने दीजिए। अरे ठेकेदार साहब, पर इस रोड पर हमें ही तो चलना है ना। ये तो एक ही बरसात में टूट जाएगी। देखिए, मेरा काम रोड बनाना है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। ठेकेदार पैसे बचाने के चक्कर में रोड पक्की करने वाले मसालों में घोटाला करता है, जिससे रोड कच्ची बनती है। अरे सुनती हो, देखना ये रोड 1 साल भी नहीं टिक पाएगी। हाँ, एक भी काम सही से नहीं किया है। एक बारिश आई नहीं कि सारी की सारी रोड ही गायब हो जाएगी। अरे क्या फायदा हुआ ऐसी रोड बनाने का, इससे अच्छा तो नहीं बनती।
खाना खा इतने जंगल भी काट दिए। ठेकेदार ने घोटाला करते हुए रोड बनाने का अपना काम पूरा कर दिया। धीरे धीरे समय बीता और बारिश का महीना शुरू हो गया। तेज बारिश होने से पूरी सड़क बह गई और रोड की जगह सिर्फ गड्ढे दिखाई देने लगे। देखा, मैंने कहा था ना, जिसका डर था वही हुआ। क्यों, क्या हुआ? देखो ना, रोड तो गायब ही हो गई है। औरत ये देखकर चौंक जाती है, क्योंकि जहाँ पर कल तक रोड थी, आज वहाँ सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे थे। हमें इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। गांव वाले ठेकेदार की कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। बताइए क्या बात है? साहब, हमारी रोड चोरी हो गई है। अरे ये कैसा मजाक का है? भला रोड भी कभी चोरी हो सकती है? हाँ साहब, ठेकेदार ने हमारी रोड चोरी की है। अरे ये कैसे हो सकता है जी? एक ठेकेदार पूरी रोड कैसे चोरी कर सकता है? साहब, जब रोड बन रही थी तो उन्होंने पैसे खाने के चक्कर में रोड बनाने वाले मसाले में बहुत घोटाला किया और उस पैसे से अपनी जेब भरी, और अब बारिश आने पर सारी रोड गायब हो गई है। आप हमारी कंप्लेंट लिख दीजिए। बात तो सही है। इंस्पेक्टर गांव वालों की कंप्लेंट लिखता है और ठेकेदार को फोन करके कोर्ट में बुलाता है। मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जाए। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग और महिलाएं अपना बयान देते हैं। जज साहब, इन लोगों ने मुझ पर रोड चोरी करने का झूठा आरोप लगाया है। जज साहब, इस आदमी ने रोड बनाने वाले बजट के पैसों में घोटाला किया और उससे अपनी जेब भरी, जिससे बारिश आने पर हमारी सारी रोड बह गई। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ जज साहब, सभी गांव वालों ने इसे रोड बनाते हुए देखा था। ये सीमेंट, बालू और कोलतार की बजाय मिट्टी से रोड बना रहा था। हाँ साहब, हम सबने अपनी आंखों से देखा था। इस ठेकेदार ने पैसे खाए और इसकी वजह से हमारी रोड गायब हो गई है। ठेकेदार ने लालच में आकर रोड बनाने वाले बजट के पैसों से अपनी जेब भरी। इसका मतलब ठेकेदार ने रोड चोरी की है। इसलिए ठेकेदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और सजा के रूप में उसे पूरे गांव में फिर से पक्की रोड बनानी पड़ेगी। अगर ठेकेदार ये नहीं करता तो उसे 10 साल की जेल होगी। साहब, मैं पक्की रोड बनाने के लिए तैयार हूँ। जेल में 10 साल की सजा के डर से ठेकेदार ने गांव में पक्का रोड बनाना शुरू किया और इस बार वो अच्छे से रोड बनाने लगा। योगी एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसकी पोस्टिंग तमिलनाडु के नेलागोंडा जंगलों में हुई थी और इन्हीं जंगलों में लाल चंदन के झाड़ भी पाए जाते थे। मेरे यहाँ रहते हुए कोई भी लाल चंदन के पेड़ों की चोरी नहीं कर सकता है। जी सर, पर वो वर्धा राजन हर बार कोई नया रास्ता ढूंढ लेता है लाल चंदन के पेड़ों को चुराने का। अब मैं आ गया हूँ ना, अब वो इस जंगल से एक भी लाल चंदन का पेड़ चुरा नहीं पाएगा। अब से मैं खुद डे एंड नाइट पेट्रोलिंग करूंगा। और वैसे भी चेक पोस्ट पे जिस ऑफिसर की ड्यूटी है, मुकेश, वो भी बहुत ईमानदार है। मुझे उससे बात करनी होगी। ठीक है सर। चलो चेक पोस्ट से चलते हैं। हवालदार फॉरेस्ट ऑफिसर योगी को चेक पोस्ट पार ले आया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बहुत नाम सुना है सर आपका, आज पहली बार देख रहा हूँ। थैंक यू। मैंने भी तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुने हैं। थैंक यू सर। हमें गाड़ियों की जांच और बढ़ानी होगी। अब भी लाल चंदन की तस्करी हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो लाल चंदन देखना भी मुश्किल हो जाएगा मुकेश। सर, मैं जानता हूं इन सबके पीछे वो वरदराज है, तो तुम उसका कुछ करते क्यों नहीं? सर, वो इन्हीं जंगलों में पला बढ़ा है, जंगल का कोना कोना जानता है। जब भी हम उसे पकड़ने दौड़ते हैं वो जंगलों में गायब हो जाता है। कम से कम हम लाल चंदनों को इस चेक पॉइंट से बाहर जाने से तो रोक ही सकते हैं ना। जी सर, मैंने और फोर्स की मांग की है। अगले हफ्ते से और 2 हवलदार इस चेक पॉइंट पे होंगे। उम्मीद है अब लाल चंदन की तस्करी बंद हो जाएगी। हम मिलकर करेंगे तो जरूर होगा। उस दिन से फॉरेस्ट ऑफिसर खुद दिन में काई पर जंगलों में पेट्रोलिंग का काम करता था, खास करके रात के समय। यहाँ जंगल के भीतर डेरा जमाए वरदराजन को योगी के आने की खबर मिल गई। भाई, वो योगी जंगल में दिन रात पेट्रोलिंग कर रहा है। अब हम कैसे लाल चंदन का पेड़ काटेंगे? हर समस्या का एक समाधान होता है छोटे। वरदराजन ने स्वामी के कान में कुछ कहा। फिर रात के अंधेरे में स्वामी फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस के बाहर पहुंचा। वो किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद गार्ड वहां पहुंचा
ए, भाई ने तेरे लिए मिठाई भेजी है और इसके बदले बस हमें समय समय पर इत्तला करते रहना। तुझे हर हफ्ते अपनी मिठाई मिल जाएगी। वाह, भाई को शुक्रिया बोलना। हाँ ठीक है। स्वामी खुशी खुशी अपने अड्डे पर लौटा और वरदराजन को सब कुछ बता दिया। अब देखते हैं वो फॉरेस्ट ऑफिसर अपना क्या बिगाड़ता है। हाँ भाई। उस रात से वरदराजन और उसके आदमियों ने लाल चंदन के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और यहाँ गार्ड मैसेज करके वरदराजन को फॉरेस्ट ऑफिसर की लोकेशन बताया करता था। जिस समय फॉरेस्ट ऑफिसर दक्षिण की दिशा में जाता तो वरदराजन के आदमी उत्तर की दिशा में लाल चंदन के पेड़ काट रहे थे और जिस समय योगी उत्तर की दिशा में पेट्रोलिंग करता वो दक्षिण की दिशा में पेड़ काटने लगे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन की बात है, उत्तर की दिशा से वरदराजन के लड़के लाल चंदन का पेड़ काटकर निकल गए थे। फिर जब योगी वहां पहुंचा तो उसका ध्यान उस ताजे कटे हुए पेड़ के तने पर गया। ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ आज ही कटा है, पर मैं इतने देर से पेट्रोलिंग कर रहा हूँ तो कैसे कोई मेरे आंख के नीचे से ये लाल चंदन का पेड़ काट सकता है। जरूर कुछ गड़बड़ है। योगी ने कुछ नहीं कहा और जीप में बैठकर दक्षिण की दिशा में चलने लगा। जब वो यहाँ पहुंचा तो यहाँ भी उसने ताजे कटे हुए पेड़ों के तने दिखे। ये तना भी आज ही कटा हुआ है, मतलब अब भी वरदराजन लाल चंदन के पेड़ों की चोरी कर रहा है। मुझे ये सब जल्द ही रोकना होगा। गाड़ी चेक पोस्ट पर लो। योगी जीप में बैठ गया और गार्ड ने गाड़ी चेक पोस्ट की ओर ले ली। क्या हुआ सर, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जी सर, आइए ना, अंदर बैठकर बात करते हैं। चेक पोस्ट की छोटी चौकी में बस फॉरेस्ट ऑफिसर योगी और इंस्पेक्टर मुकेश थे। बोलिए सर, यहाँ हमारी बातें कोई नहीं सुन सकता। मुकेश, अब भी जंगल में लाल चंदन के पेड़ कट रहे हैं। क्या यहाँ से कोई बड़ी गाड़ी गुजरी है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, पर कल ये ट्रक आएंगे जंगल में रोड बनाने के लिए रेत लेकर। फिर जरूर लाल चंदन उसी में जाएगा। कल मैं किसी भी हालत में उस ट्रक को इस चेक पोस्ट से बाहर जाने नहीं दूंगा। हाँ, और मैं उस वरदराजन को पकड़ कर रहूंगा। ठीक है सर। यहाँ जंगल में वरदराजन अपने अड्डे पे योजना बना रहा था। कल रेत वाली गाड़ी सारे लाल चंदन के झाड़ भरकर बाहर ले जाना है ना? नहीं। अब तक तो उस फॉरेस्ट ऑफिसर को सब कुछ पता चल गया होगा। वो कल चेक पोस्ट पर हम सबका इंतजार करेगा। तो अब हम क्या करेंगे? कैसे इन लाल चंदनों को इस जंगल से बाहर निकालेंगे भाई? वरदराजन ने अपनी योजना बना ली थी। अगली सुबह रेती की गाड़ी जंगल के अंदर आई। इंस्पेक्टर मुकेश ने फॉरेस्ट ऑफिसर योगी को कॉल करके ये बात बता दी। सर, ट्रक आ गए हैं, आप भी आ जाइए। ठीक है। वो ट्रक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचा। यहाँ ट्रक ने सारी रेत अनलोड की और फिर वरदराजन और उसके आदमियों ने उसमें एक लाल चंदन के पेड़ के तने को लोड कर दिया। यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर और गार्ड जीप में निकले, पर उनके रास्ते में कई और पेड़ गिरे हुए थे। सर, घूम के जाना होगा। ये सब उस वरदराजन ने ही किया होगा। जल्दी चलो, आज उसे पकड़ कर ही रहेंगे। वरदराजन वहाँ से निकल गया। अब जब फॉरेस्ट ऑफिसर योगी वहाँ पहुँचा तो ट्रक भी वहाँ से निकल चुका था। चेक पोस्ट के पास ले लो। योगी ने इंस्पेक्टर मुकेश को कॉल लगाया। मुकेश, वो लोग निकल चुके हैं, अब तुम्हें ही उन्हें रोकना होगा। जी साहब। इंस्पेक्टर मुकेश अपने सारे आदमियों के साथ चेकपोस्ट पर खड़ा हो गया। ट्रक धीरे धीरे चेकपोस्ट की ओर बढ़ने लगा। चेकपोस्ट पर मुकेश और सारे पुलिस वाले बंदूक तान कर खड़े थे। ड्राइवर ने पुलिस वालों को देखा और उसने गाड़ी रोक दी और पीछे से फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपनी जीप लगा दी। ट्रक को चारों ओर से घेर लिया था। हवलदार, चेक करो ट्रक में क्या है। हवलदार ट्रक के अंदर चढ़ा। सर, यहाँ लाल चंदन तो है, पर एक ही है। क्या? इंस्पेक्टर ने भी ट्रक में चढ़कर जांच की तो वहाँ बस एक ही लाल चंदन का पेड़ था। सर, आप यहाँ आइए।
अब फॉरेस्ट ऑफिसर योगी भी ट्रक में चढ़ गए। वो भी ये सब देखकर हैरान था। उस वरदराजन ने इस बार भी हमारे साथ धोखा किया। और यहाँ वरदराजन अपने सारे लोगों के साथ और लाल चंदन के पेड़ों के साथ नदी के रास्ते से लाल चंदन के पेड़ जंगल से बाहर निकाल रहा था। मुझे कोई रोक नहीं सकता। लाल चंदन सिर्फ मेरा है। एक दिन की बात है, जब सूरज ढल रहा था और चांद उग रहा था, तो सूरज ने चांद से पूछा, अरे भाई, एक बात बताओ, तुम जब भी आते हो तो कोई तुम्हें प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं है भाई, हर कोई एक जैसा नहीं होता। कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। पर मैं तो जब भी उगता हूँ तो सारी दुनिया मुझे जल चढ़ाती है, पर तुम्हें तो कोई भी जल नहीं चढ़ाता। सूरज और चंद्रमा की ये बातें बेलापुर गांव के लोग सुन रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा, हम तो सिर्फ सूरज को ही भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए भगवान नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें चांद को भी भगवान मानना चाहिए। सूरज भगवान तो हमें रोशनी देते हैं, धूप देते हैं, चांद हमें क्या देता है? हर किसी का अलग अलग काम है। चंद्रमा भी हमें रात को रोशनी देता है। अरे पर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? रात को तो हम सोए रहते हैं, हमें रात को रोशनी की जरूरत नहीं है। पर चांद का होना भी जरूरी है। हमें चांद की जरूरत नहीं है। अगर चांद नहीं भी होगा तो हमारी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसका होना और ना होना एक ही बराबर है। इस आदमी और औरत की बात चांद और सूरज दोनों सुन रहे थे। ये बातें सुनकर सूरज खुश हो गया और चंद्रमा थोड़ा उदास हो गया। सूरज ने चांद से कहा, देखा, बेलापुर के लोग भी मुझे भगवान मानते हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं। ये लोग मेरी पूजा करते हैं। पर मैं भी तो इन्हें रोशनी देता हूँ। अगर मैं ना रहूं तो इन लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। कोई बात नहीं, वैसे भी इन लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अब से आऊंगा ही नहीं। चंद्रमा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। चंद्रमा के जाने के बाद बेलापुर में रात को अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ तारे हैं, पर इनकी रोशनी बहुत कम है। अंधेरा इतना गहरा है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब खेतों में बुआई का वक्त आ चुका था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर बुआई के लिए जाना था, पर चांद के न होने से गहरा अंधेरा था। अरे उठ जाओ, आज खेत की बुआई करनी है ना, जल्दी चलो, नहीं तो बाद में तेज धूप हो जाएगी और फिर गर्मी में काम नहीं हो पाएगा। हाँ, खेत की बुआई तो करनी है, पर अभी रात है, बाहर बहुत घना अंधेरा है। मुझे तो लगता है सुबह होने वाली है, हमें चलना चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा, जाएंगे कैसे? ठीक है, सुबह होने पर ही जाते हैं। ये दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो ये दोनों खेत के लिए निकल पड़े, लेकिन कुछ ही देर में तेज धूप आ गई और गर्मी के कारण खेत में काम करना मुश्किल हो रहा था। बहुत गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। हाँ, सही कह रही हो, इस भयानक गर्मी में तो मुझसे भी काम नहीं होता, कल आते हैं। वो आदमी और औरत दोनों घर चले गए। अगले दिन भी जब वो उठे तो रात को चंद्रमा के न होने की वजह से बहुत घना अंधेरा था, और आज भी वो दोनों जब उठे तो सूरज निकल चुका था। सूरज की गर्मी के कारण खेत में काम करना मुश्किल हो रहा था। इस समस्या से परेशान होकर आदमी ने सूरज से कहा, हे सूर्य देव, हमें चांद की जरूरत नहीं है। अगर आप रात को भी रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम केवल आप ही की पूजा करेंगे। ठीक है,
अब से मैं रात को भी रहूंगा। अब दिन खत्म होने के बाद सूरज रात को भी बेलापुर में ही रहने लगा, जिससे दिन ढल ही नहीं रहा था और रात हो ही नहीं रही थी। अरे जल्दी से खाना बनाओ, नींद आ रही है, सोना भी है। अभी तो दोपहर का वक्त है, क्या अभी से खाना बनाना शुरू कर दूं? अच्छा ठीक है, बाद में बनाना। वो आदमी और औरत बहुत देर तक रुकते हैं, पर शाम नहीं होती, क्योंकि अब सूरज ढल ही नहीं रहा था। भूख से आदमी का बुरा हाल हो गया। अरे लगता है आज शाम नहीं होगी, तुम खाना बना दो। ठीक है, बनाती हूँ। औरत ने खाना बनाया और दोनों ने खाना खा लिया। अच्छा सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ। अभी तो रात ही नहीं हुई। हाँ, सूरज भी तेज चमक रहा है, पता नहीं रात कब होगी। मैं तब तक नहा लेता हूँ। वो आदमी नहाने चला गया। बाप रे, आज तो बहुत गर्मी है, पता नहीं इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे। आदमी नहाकर लौट आया। अरे नहाने के बाद भी कितनी गर्मी लग रही है। अब सूरज नहीं ढलेगा, इसलिए ये सब हो रहा है। ये सब सूरज की वजह से ही हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो सोते हैं। ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, पर सूरज की गर्मी की वजह से दोनों परेशान हो जाते हैं। इन्हें बहुत पसीना आ रहा है। अरे पंखा तेज कर लो। औरत पंखे को तेज कर देती है, पर तेज हवा चलने के बाद भी इन्हें गर्मी से राहत नहीं मिलती। इतनी गर्मी में तो मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो गर्मी कम हो जाती और हम लोग चैन से सो पाते। अरे अब तो ये गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। मुझे भी लगता है कि हमें चांद की जरूरत है। चलो जाकर सूर्य देव से बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। ये दोनों बाहर छत पर आते हैं। हे सूर्य देव, आपकी धूप को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही ने कहा मुझे रात को रुकने के लिए, इसलिए मैं रुका हूँ। हाँ, हम ही ने कहा था, पर अब हमें चांद की भी जरूरत है, क्योंकि हम इतनी धूप को नहीं सह पाएंगे। आज से आप सिर्फ दिन के समय ही रहिए, रात को चंद्रमा ही ठीक है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब से मैं रात को नहीं आऊंगा। अब औरत और आदमी चंद्रमा को पुकारने लगे। हे चंद्रदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हमें आपकी भी जरूरत है। हे चंद्रदेव, आप वापस आ जाइए। जिस तरह दिन में सूरज की जरूरत है, उसी तरह रात में चांद की भी जरूरत है। इन दोनों के बुलाने पर चंद्रमा वापस आ जाता है। चंद्रमा को देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। हे चंद्रदेव, जिस तरह हम हमेशा सूरज को जल चढ़ाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, उसी तरह आज से हम लोग आपका भी स्वागत करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हें रोशनी जरूर दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तरह तुम भी इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो। अगर मैं दिन में उगने वाला सूरज हूँ, तो तुम रात में उगने वाले सूरज हो। सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चांद ने चारों तरफ अपनी खूबसूरत रोशनी बिखेर दी। आदमी और औरत दोनों ने चांद को प्रणाम किया और उनका स्वागत किया और दोनों चैन की नींद सो गए। सीख, इस दुनिया में हर चीज का अपना महत्व है। हमें किसी भी चीज के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए।